नमस्कार सभी को। मैं सिद्धार्थ राव, गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़ से। हमारा जो आज का विषय है वो है राजनीति विज्ञान, उसका परंपरागत दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र अपने आप में एक अति प्राचीन विषय है, लेकिन यूँ कहें कि अतीत में एक स्वतंत्र विषय के रूप में या स्वतंत्र अनुशासन के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो कभी धर्मशास्त्र के साथ, इतिहास के साथ या विधि शास्त्र के साथ, दर्शन शास्त्र के साथ इन अवधारणाओं के आधार पर किए जाने की परंपरा थी। या यूँ कहें कि राजनीति विज्ञान अपने आप में एक स्वतंत्र विषय काफ़ी समय पश्चात बन पाया, क्योंकि उसका अध्ययन प्रारंभ में अन्य विषयों के साथ किया जाता था। और कोई भी विषय प्रारंभ से लेकर के स्वतंत्र विषय बनने तक काफ़ी समय लगता है, चाहे वो कोई भी विषय हो। इसी तरह राजनीति विज्ञान का विकास भी होने में काफ़ी समय लगा। प्रारंभ में उसका अध्ययन अन्य विषयों के साथ किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे इसके महत्व को समझा गया और हम आगे बढ़ते गए, अध्ययन सामग्री का विभाजन होता चला गया, वैसे विषय जैसे अन्य विषय अपना स्वतंत्र अस्तित्व में आए, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान ने भी एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसे स्वीकार किया जाने लगा। आधुनिक युग की अगर बात करें तो राजनीति विज्ञान को न केवल अब स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, बल्कि अन्य समाज विज्ञानों के संदर्भ में यदि उसे देखा जाए तो निश्चित रूप से हमारे इस विषय में डेवलपमेंट भी हुआ है। और इस विकास का परिणाम ये हुआ कि संपूर्ण राजनीति विज्ञान का अध्ययन मुख्यतः अब हम दो प्रमुख दृष्टिकोणों के आधार पर करने लगे हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण और राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा समय अवधि रही है जब राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण था उसके आधार बदल गए। जैसे हम अगर वर्तमान समय में देखें तो निश्चित रूप से समय का विकास हुआ है, उसके नए आयाम, नए क्षेत्र, नए अध्ययन पद्धतियाँ सभी को शामिल हुई हैं। तो इस एक विभाजन को देखते हुए इस विषय को दो भागों में बांटा जा सकता है कि इसका परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। हाँ, ऐसी कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं है कि किसी विशेष दिन ये परंपरागत से आधुनिक हो गया हो, लेकिन निश्चित रूप से एक समय अवधि अवश्य रही है जबकि इस विषय ने अपने स्वरूप में परिवर्तन किया है। हम देखें कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत हम कई बातों पर विचार कर सकते हैं जिनके आधार पर इसे परंपरागत माना जाता है। जैसे हम इसके अंदर इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाओं को देख सकते हैं और इसके क्षेत्र में कौन कौन सी बातों को सम्मिलित किया जा सकता है उसे हम देख सकते हैं, और परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्यतः अध्ययन पद्धतियाँ कौन कौन सी रही हैं, साथ ही परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं, इन पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण की जो परिभाषाएँ रही हैं उन परिभाषाओं में मुख्यतः कुछ ऐसे विचारक हैं जैसे गॉर्नर है, लॉर्ड एक्टन है, लीकॉक है, मिस्टर सिले, पॉल जैनेट, गिलक्राइस्ट। ये ऐसे कुछ थिंकर हैं, विचारक हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर पर राजनीति विज्ञान को अपने दृष्टिकोण से देखा है और उनकी इन परिभाषाओं को विषय के परंपरागत दृष्टिकोण में शामिल किया गया है। जैसे हम देखें कि मिस्टर गॉर्नर और लॉर्ड एक्टन ने परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार, या यूँ कहें कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा में केवल राज्य को स्वीकार किया है। उनका मानना है कि केवल राज्य ही इसका प्रमुख आधार है या इसके अंदर राज्य का ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए उनकी परिभाषा में केवल राज्य को प्रमुख आधार माना गया। जबकि मिस्टर लीकॉक और मिस्टर सिले ऐसे हैं जिन्होंने सरकार के अध्ययन को ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन माना है, या यूँ कहें कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में केवल सरकार को शामिल किया है। इसी तरह कुछ ऐसे विचारक हैं जो अपनी परिभाषा में ये कहते हैं कि राज्य एवं सरकार का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन है। जैसे कि पॉल जैनेट हैं, गिलक्राइस्ट हैं, इन्होंने राज्य एवं सरकार के अध्ययन को ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन माना है। और इस प्रकार राजनीति विज्ञान की ऐसी परिभाषाएँ हैं जिनमें केवल राज्य को या सरकार को या राज्य या सरकार को ही अध्ययन में शामिल किया गया है, ये परिभाषाएं राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में दी गई हैं। नंबर 2 बात अगर हम देखें
कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में किन किन बातों को शामिल किया गया है, तो हम पाते हैं कि कुछ राजनीति वैज्ञानिक जैसे गवर्नर ने कहा है कि इसके क्षेत्र में, यानी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राज्य की उत्पत्ति, उसकी प्रकृति, संस्थाएं और उनका विकास, इन चीज़ों को उसने इसके क्षेत्र में शामिल किया है। यानी उनका जोर राजनीति विज्ञान के इस परंपरागत दृष्टिकोण में केवल सैद्धांतिक और संस्थानिक अध्ययन पर है। इसी तरह एक अन्य विचारक फ्रेडरिक पोलक ने भी अपने अनुसार कहा कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में दो बातें हैं, एक तो है राजनीति विज्ञान का सैद्धांतिक अध्ययन और दूसरा है उसका व्यवहारिक अध्ययन। यानी फ्रेडरिक पोलक एक ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने इस चीज़ के अंदर, इस प्रकार फ्रेडरिक पोलक ने सैद्धांतिकता और व्यवहारिकता इन दोनों को ही राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में माना है। एक अन्य विचारक विलोबी की अगर बात करें तो उसने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राज्य को, शासन को और इन दोनों के ही साथ उसके विधि यानी कानूनों को भी इसमें शामिल किया है। इस तरीके से जो अलग अलग विचारक हैं उन सभी ने अपने अपने तरीके से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के निर्धारण का प्रयास किया है। किसी ने उसके क्षेत्र को अत्यधिक संकुचित कर दिया है, किसी ने थोड़ा उसको व्यापक किया है, किंतु अगर हम वर्तमान समय से तुलना करें विषय की तो निश्चित रूप से परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जिन विचारकों ने उसके क्षेत्र का निर्धारण किया वो क्षेत्र अत्यधिक सीमित हमें नज़र आता है। उस समय यूनेस्को के द्वारा, जो कि यूएनओ की एक संस्था है, उसने भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के निर्धारण के समय माना कि राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, राजनीति विज्ञान की संस्थाएं हैं, दल समूह, जनमत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सभी को हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं, ऐसा यूनेस्को का मानना है। या यूँ कहें कि यूनेस्को के तत्वावधान में विभिन्न विचारकों ने जब विचार विमर्श किया तो उन्होंने अपनी अपनी दृष्टि से उसके अध्ययन क्षेत्र की बात करी, तो उन्होंने इन सभी चीज़ों को उसमें शामिल किया। लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से वर्तमान दृष्टि से अगर देखें या आगे हम जिस आधुनिक दृष्टिकोण पर विचार करेंगे उससे अगर हम तुलना करें तो निश्चित रूप से परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक सीमित नज़र आता है, क्योंकि उन्होंने या तो राज्य की उत्पत्ति को या उसकी संस्थाओं को या केवल सिद्धांतों को और कुछ सतही बातों को उसमें शामिल किया है। इस तरीके से अगर हम कहें तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र इतना अधिक व्यापक नहीं था, या यूँ कहें कि उनका जोर केवल राज्य के संस्थागत अध्ययन पर अधिक था, यानी संस्थाओं के अध्ययन पर अधिक था। इसी तरह अगर हम विचार करें कि राजनीति विज्ञान में उसके परंपरागत दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं वो कौन कौन सी थी, तो यहाँ छोटी सी बात यह है कि परंपरागत दृष्टिकोण को परंपरागत इसलिए ही कहा गया कि वो प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो परिभाषाओं का मामला हो, चाहे वो क्षेत्र का मामला हो, चाहे वो अध्ययन पद्धतियों का मामला हो, चाहे अपनी करैक्टरिस्टिक्स का यानी विशेषताओं का मामला हो, उन सभी में कहीं ना कहीं आधुनिक दृष्टिकोण की तुलना में उसका जो क्षेत्र है या बातें हैं वो संकुचित या सीमित क्षेत्र वाली रही हैं। जैसे हम अध्ययन पद्धतियों को देखें तो परंपरागत दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं वो भी बड़ी सीमित हैं। जैसे कुछ विचारक जो अध्ययन है वो दार्शनिक पद्धतियों के आधार पर करते हैं। जैसे प्लेटो है, उसने अपना दार्शनिक राजा की बात कही, रूसो उसने सामान्य इच्छा की बात कही, थॉमस मोर, हीगल, टी.एच. ग्रीन, बोसांके, इन सभी विचारकों ने दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किया और उसके तहत ही राजनीति विज्ञान को समझने का प्रयास किया। जैसे प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा की बातें कही, रूसो ने सामान्य इच्छा की बात के आधार पर राज्य को, राजनीति विज्ञान को समझने का प्रयास किया या राज्य की चर्चा की। तो उन कुछ ऐसे विचारक हुए जिन्होंने अपने दर्शन के आधार पर या दार्शनिकता के आधार पर या काल्पनिकता के आधार पर इस विषय को बताने का प्रयास किया और उनकी अध्ययन पद्धतियाँ उससे प्रभावित रही। इसी तरह कोई विचारक रहे जैसे मैकियावेली, बोंदा, मॉन्टेस्क्यू, ये ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजनीति विज्ञान का अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर किया या इतिहास को ध्यान में रखकर राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रयास
किया। एक अन्य विचारक अरस्तु, जो कि द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी हैं, उन्होंने लगभग 158 संविधानों का, या यूँ कहें कि लगभग 160 संविधानों का आसपास के राज्यों का अध्ययन करके राजनीति विज्ञान को समझने का प्रयास किया। तो उन्होंने जिस पद्धति का प्रयोग किया उसे तुलनात्मक पद्धति कहा जाता है। तो तुलनात्मक पद्धति के तहत भी राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में अध्ययन किए गए। इसी प्रकार से विलोबी और डिग्विट ऐसे विचारक हैं जिन्होंने विधि पद्धति का उपयोग किया या विधि के आधार पर जो है राजनीति विज्ञान को समझने का प्रयास किया। तो सामान्यतः राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जिन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया गया उनमें मुख्यतः दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और विधि पद्धति ये सामान्यतः मानी जाती हैं। अगर हम देखें कि सामान्यतः परंपरागत दृष्टिकोण को मानने वाले जो प्रमुख विचारक थे उनमें रूसो, कांट, हीगल, टी.एच. ग्रीन, बोसांके, लास्की, ऑक्सफोर्ड, लियोस्ट्रॉस इत्यादि थे। ये कुछ ऐसे आधुनिक युग के विचारक थे जिन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन किया। इन विचारकों ने, जो कि आधुनिक होते हुए भी, इन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण को सही माना और राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार ही उसके क्षेत्र विशेषताएं अध्ययन पद्धतियों को स्वीकार किया था। सामान्यतः हम देखते हैं, यदि हम देखें कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की सामान्य विशेषताएं कौन सी है जिनके आधार पर विषय को परंपरागत माना गया, या ऐसी कौन सी बातें थी जिनके आधार पर राजनीति विज्ञान को परंपरावादी माना गया। अगर हम इनके अध्ययनों को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि अधिकांशतः अध्ययन काल्पनिक और दार्शनिक थे। जैसे कि हम देखें कि रूसो के द्वारा कई बात कांट, हीगल, अरस्तु, प्लेटो, इन्होंने जो बातें कही उसके अंदर कहीं ना कहीं दार्शनिकता का पुट था, काल्पनिकता का पुट था। जैसे प्लेटो हैं, उन्होंने आदर्श राज्य और दार्शनिक शासक की बात कही, तो उसमें उन्होंने काल्पनिक बातों का सहारा लिया। तो हम ये पाते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन था वो कहीं ना कहीं कल्पनात्मकता और दार्शनिकता पर आधारित था। इसी तरह उसकी दूसरी विशेषता अगर हम देखें तो उसके द्वारा जो अधिकांशतः अध्ययन पद्धतियाँ अपनाई गई वो अध्ययन पद्धतियाँ अपरिष्कृत थी, क्योंकि वो अध्ययन पद्धतियाँ या तो दार्शनिक थी या ऐतिहासिक थी। इस तरह की अध्ययन पद्धतियों के कारण परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं उन्हें अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियाँ माना गया है। नंबर 3, परंपरागत दृष्टिकोण का ज़्यादा जोर मूल्य और नैतिकता पर था, वो अधिक व्यवहारिक नहीं थे। परंपरागत दृष्टिकोण इसलिए माना गया क्योंकि उनका व्यवहारिकता पर जोर कम था, सैद्धांतिकता पर और संस्थागत अध्ययन पर उनका जोर अधिक था, और उनका जो जोर था वो राज्य के मूल्यों पर और उसकी नैतिकता पर था। इसी तरह नंबर 4, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो अध्ययन किए गए वो अध्ययन अधिकांशतः कानूनी, औपचारिक, सतही और संस्थागत अध्ययन थे। उन अध्ययनों में संस्थाओं पर ज़्यादा जोर दिया गया, जैसे राज्य, जैसे सरकार और इसी से संबंधित अन्य उसकी संस्थाएं। उन्होंने संस्थागत अध्ययन पर अधिक जोर दिया और उसकी व्यावहारिकता की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी तरह परंपरावादियों ने राज्य को एक नैतिक संस्था माना है, और नैतिक संस्था मानते हुए ही उन्होंने राज्य का अध्ययन किया है और उसको और अधिक नैतिक बनाने का उनका प्रयास रहा है। नंबर 6, राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का उनका अध्ययन जो था वो था अत्यधिक संकुचित था। जैसे भी अभी हमने बात की कि उन्होंने केवल संकुचित इसलिए है क्योंकि जैसे मान लो राज्य, सरकार, राज्य और सरकार, उसके कानून, बस इतना ही अध्ययन वो करने पर उनका जोर ज़्यादा रहा है। इसी तरह अगर हम देखें तो परंपरागत दृष्टिकोण का जो अध्ययन है वो व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन माना जा सकता है, वो वस्तुनिष्ठ अध्ययन इतना अधिक नहीं था। इस तरीके से कुछ ऐसी सामान्य बातें हैं या विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम इस दृष्टिकोण को परंपरागत कहते हैं। आगे हम अगले विषय के रूप में जो चर्चा करेंगे वो है राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण पर। धन्यवाद।